और इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंड AS 115 के क्वेश्चन की। इसमें क्या किस चीज़ से रिलेट करता है क्वेश्चन? पहली बात ये वेरिएबल कंसिडरेशन से रिलेट करता है, दूसरा कंसिडरेशन पेबल टू द कस्टमर से। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट इस क्वेश्चन में कवर होंगे। एक बार अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं दोनों, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर में अपन क्या देखते हैं? सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इफ़ कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर बाय एंटिटी इज़ फॉर डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज, यानी एक तो ट्रांजैक्शन हमारा हुआ कस्टमर के साथ जिसका हम रेवेन्यू नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं 115 के साथ। इसके अलावा क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन और हुआ जिसमें मैंने कस्टमर को कुछ पे करा। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्या मैंने जो कस्टमर को पे करा, एंटिटी ने जो कस्टमर को पे करा, क्या उसके लिए एंटिटी को कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज मिले। अगर जवाब आता है कि हाँ मिले, तो हम देखेंगे इफ़ कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज लेस देन और इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अगर ये केस है देन ट्रीट इट एज नॉर्मल परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस बाय एंटिटी फ्रॉम द कस्टमर एंड नो इफेक्ट ऑन द रेवेन्यू या ट्रांजैक्शन प्राइस। यानी दो ट्रांजैक्शन हो जाएंगे इसमें सिंपल से, एक तो हमने जो कस्टमर को बेचा वो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू, और एक जो हमने कंसिडरेशन पे करा उनको कस्टमर को वो हमारी परचेज। दो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। दूसरा केस, इफ कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अगर कंसिडरेशन जो हम पे कर रहे हैं वो मोर देन है किससे, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस जो हमें उनसे मिले, जो डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिले, हम क्या करेंगे एडजस्ट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे हमारा खुद का ट्रांजैक्शन प्राइस। ये ट्रांजैक्शन प्राइस कौन सा है? ये वो वाला ट्रांजैक्शन प्राइस उस वाले रेवेन्यू का जो हमने कस्टमर को बेचा। जैसा कि मैंने आपको बताया दो ट्रांजैक्शन हुए, एक में तो नॉर्मल रेवेन्यू, भाई वो हमारा कस्टमर है, हम 115 फॉलो कर रहे हैं, हम 115 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं, हम 115 के हिसाब से ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हैं हमारी। तो फर्स्ट केस में तो ट्रांजैक्शन वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, और दूसरा वाला जो ट्रांजैक्शन है जिसके लिए कस्टमर को पे किया गया वो एज अ परचेज हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन अगर कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम कस्टमर है, तो हम क्या करेंगे, जो एक्सेस है किसका, कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर और फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव फ्रॉम कस्टमर का, उसका एक्सेस पार्ट हम हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू से कम कर देंगे, हम हमारे रेवेन्यू को उस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। समझ में आ गया आपको बात? यानी मान लो कि हमारा लेट सपोज जो हमारा मेन रेवेन्यू है, जो हमारा मेन ट्रांजैक्शन है उस कस्टमर के साथ, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है 20 लाख। ठीक है, अब जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विस जो हमें कस्टमर से मिली, जो डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज हमें कस्टमर से मिली, उसका फेयर वैल्यू है सपोज 5 लाख। और जो हमने कंसिडरेशन कस्टमर को दिया, जो हमने कंसिडरेशन दिया कस्टमर को इन डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज के लिए जिनकी फेयर वैल्यू 5 लाख है, वो हमने डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विस के लिए कंसिडरेशन दिया 5,50,000। यानी कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन फेयर वैल्यू, यानी इसका एक्सेस कितना हुआ 50,000। ये 50,000 हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे। समझ में आ गई आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी चीज़। मैंने आपको न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल से बता दिया और अपन ने पढ़ भी लिया। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, चलो, इफ़ एंटिटी कैन नॉट एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। भाई हमें डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज तो मिले लेकिन हमें उनकी फेयर वैल्यू नहीं पता। क्या करेंगे, एडजस्ट या रिड्यूस द ट्रांजैक्शन प्राइस बाय कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। मान लो कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू की डिटेल नहीं होती, हमारे पास ये डिटेल नहीं होती, तो अपन क्या करते, ये जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है, ये जो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू है 20 लाख का, उसमें से क्या रिड्यूस करते, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर यानी 5,50,000। समझ में आ गया बात? ये कंसिडरेशन पेबल ही तो है, जब तो अपन ने देखा कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर इज मोर देन फेयर वैल्यू। लेकिन ये फेयर वैल्यू ही नहीं है अगर अपने पास चेक करने के लिए, तो अपन क्या करेंगे, जो कस्टमर को अपन ने कंसिडरेशन पे करा उसको अपन हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू से कम कर देंगे, और हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,50,000 हो जाएगी इस एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, चलो, ये तो हुआ कि भाई अपने को डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिले कस्टमर से और उसके लिए अपन ने कस्टमर को पेमेंट करा। लेकिन अगर दूसरे केसेस हों जिसमें डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज अपने को नहीं मिल रहा है, सिंपल अपन एडजस्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस, जो अपन ने इस केस में करा और ऊपर वाले सेकंड केस में करा। एडजस्ट क्या कर देंगे, एडजस्ट या रिड्यूस कर देंगे हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस। हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस जो हमारी मेन, इस एग्जांपल के हिसाब से जो हमारी मेन प्राइस थी ट्रांजैक्शन प्राइस 20 लाख की, वो कम हो जाएगी उस अमाउंट से जो हमने कंसिडरेशन पे करा कस्टमर को। समझ में आ गई बात आपको? चलो, एक बार अपन छोटा सा वेरिएबल कंसिडरेशन का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि काम आएगा लैंग्वेज लिखने में उस क्वेश्चन की जो अपन अभी काम में करेंगे। ये अपन ऑलरेडी वेरिएबल कंसिडरेशन के 3-4 क्वेश्चन यूट्यूब पे डिस्कस करे हुए हैं, आप थंबनेल देख के देखना, अगर आप देखो तो थंबनेल से आपको सब समझ में आ जाएगा, या फिर आप टाइप करना क्वेश्चन का नाम और CA रॉन करना, आपको मिल जाएगा। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन की जो वेरिएबल कंसिडरेशन होता है एंटिटी का, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जब जो किसी डिपेंड करता है किसी इवेंट पे या सर्कमस्टांस पे या कंडीशन पे या किसी फ्यूचर इवेंट पे, कि भाई ये हुआ तो मिलेगा, ये कंडीशन फुलफिल हुई तो मिलेगी। ऐसा हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस, व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर इन फ्यूचर। इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ, व्हेन इट हाईली प्रोबेबल कि हमें वो कंसिडरेशन रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, वो कंसिडरेशन हमें रिफंड नहीं करना पड़ेगा, हमको वो कंसिडरेशन वापस से हमारी बुक्स में कम नहीं करना पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू कम नहीं होगा। जब इसकी सर्टेनिटी हमारे अंदर हाईली प्रोबेबल आ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और किस अमाउंट से करेंगे, जो कि हाईली प्रोबेबल है।
दिस डिसीजन विल बी टेकन व्हेन द अनसर्टेनिटी ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी रिजॉल्व इन फ्यूचर। मान लो आज हम अगर अनसर्टेन है तो आज हम क्या करेंगे, उस जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ मिली या जो हमारा कंसिडरेशन उसको क्या करें, हम डिपॉजिट लाइबिलिटी में डाल देंगे। जैसे अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हुई हम उसको डिपॉजिट लाइबिलिटी से निकाल करके हमारे किस में डाल देंगे, रेवेन्यू में इंक्लूड कर देंगे। समझ में आ गया आपको? तो अगर हम आज ही हम अगर हाईली प्रोबेबल हैं तो हम आज ही उसको रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे उसको री एस्टिमेट करेंगे, बार बार उसको हम बार बार देखेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे चेक करेंगे कि क्या हमारा वो एस्टिमेट जो हमने पहले लगाया था क्या वही अभी भी है। अगर वो एस्टिमेट चेंज होता है तो हम उस हिसाब से हमारी ट्रांजेक्शन प्राइस को चेंज करेंगे। अपन ने एक कंटेनर वाला क्वेश्चन करा था, आई थिंक जहाँ तक मुझे अभी ध्यान आ रहा है, कंटेनर वाले क्वेश्चन में ये वाला चीज़ अपन ने करी थी, जिसमें 10 लाख से 10 अप टू 10 लाख वाले कंटेनर की अलग प्राइस थी, 10 लाख टू 30 लाख नंबर ऑफ कंटेनर की अलग प्राइस थी। वो अलग क्वेश्चन अपने को मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलो अब अपन अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू अ रिटेलर फॉर ₹1000। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है, अपन मैन्युफैक्चरर है, एंटिटी जो 115 फॉलो कर रही है। और यहाँ पे कौन है गुड्स टू रिटेलर, ये कौन है, हमारा कस्टमर है, क्योंकि हम इसको गुड्स सेल कर रहे हैं फॉर ₹1000। द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो ऑफर्स price protection whereby it will reimburse the retailer for any difference between the sale price and the lowest price offered by to any customer during the following 6 months। यानी हमें क्या करना है, रीइम्बर्स करना है। रीइम्बर्स करना है किसको, कस्टमर को। अगर कहीं पे उसको और किसी लोएस्ट प्राइस, अगर उसको कहीं और लोएस्ट प्राइस से मिल जाता है तो डिफरेंस बिटवीन, इट विल रीइम्बर्स द रिटेलर फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस ऑफर्ड टू एनी कस्टमर ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 मंथ्स। यानी अगर हमने और किसी दूसरे कस्टमर को और लो प्राइस अपन ने और लो प्राइस ऑफर करी किसी दूसरे कस्टमर को, तो जो उसको अपन ने अभी सेल करी इस रिटेलर को, और जो हमने लोएस्ट प्राइस और भाई अपना डिस्काउंट दे दिया अपन ने दूसरे कस्टमर को, तो अपने को इसको भी रीइम्बर्स करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हमने अभी इससे ज़्यादा ले लिया। तो हम क्या करेंगे उसको विद इन फॉलोइंग 6 मंथ्स, तो हम क्या करेंगे इसको रीइम्बर्स करेंगे। यानी कि कौन सा इसमें एसेंस आ गया, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर। अब आप मुझे बताओ कि ये जो अपने को रीइम्बर्स करना है, क्या इसके बदले हमें कुछ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं कस्टमर से? नहीं मिल रहे। कहाँ मिल रहे हैं? अब मतलब सिर्फ रीइम्बर्स कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। यानी अपना कौन सा केस हो गया जिसमें अपने को ट्रांजेक्शन वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, this clause is consistent with other price protection clauses offered in the past, and the manufacturer believes that it is experience which is predictive for this contract. Management expect that it will offer a price decrease of 5% during the price protection period. Management conclude that it's highly probable, words आ गए, that a significant reversal of cumulative revenue will not occur if estimate changes। यानी क्या मानना है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट का क्या मानना है कि हमको 5% तक का ही रीइम्बर्समेंट करना पड़ेगा। यानी जो 95% बचा वो हमारा रेवेन्यू हो गया, वो हमारा रेवेन्यू हो गया। जो हमारा रेवेन्यू है वो क्या है, ये वेरिएबल कंसिडरेशन है। क्यों? क्योंकि किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, ये किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, जब भी तो उसका एक्सपीरियंस और प्रेडिक्टिव वैल्यू उसमें काम आएगी। समझ में आ गई बात? और हमारा फ्यूचर इवेंट क्या है, लोएस्ट प्राइस ऑफर्ड टू एनी कस्टमर ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 मंथ्स, ये हमारा इवेंट है। अगर ऐसा हुआ तो हमको रीइम्बर्स करना है। इसके चांसेस कितने हैं? 5% चांसेस है कि हमें 5% अमाउंट रीइम्बर्स करना पड़ेगा। प्राइस डिक्रीज ऑफ 5%। भाई देखो, डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड लोएस्ट प्राइस, यानी ये हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया। भाई एक पे तो मैंने इस रिटेलर को सेल करा और एक है हमारा लोएस्ट प्राइस, तो ये डिफरेंस हो गया सेल प्राइस और लोएस्ट प्राइस का, क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज। ये इवेंट है, यानी इस पर डिपेंड करता है हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन। और इट इज़ हाईली प्रोबेबल है, मैन्युफैक्चर ये मानता है, अच्छे से मानता है, उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू और उसका पिछले बार का एक्सपीरियंस ही कहता है कि सिर्फ 5% हमें प्राइस प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, 5% ही हमें रीइम्बर्स करना है अमाउंट। यानी बचा हुआ 95% हम हाईली प्रोबेबल है आज की डेट में कि हमारे रेवेन्यू में रहेगा और इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको बात? सिंपल सी। पहली बात, ये वेरिएबल कंसिडरेशन है। क्यों? वेरिएबल कंसिडरेशन किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर इवेंट इसमें क्या है, सेल प्राइस और एक लोएस्ट प्राइस आना, एक लोएस्ट प्राइस का अकर होना। अगर ये लोएस्ट प्राइस ऐसी कुछ आई, लोएस्ट प्राइस ऑफर्ड टू एनी कस्टमर ड्यूरिंग द फॉलोइंग 6 मंथ, अगर ऐसा हुआ तो रीइम्बर्स होगा। कितना रीइम्बर्स होगा? इनका डिफरेंस होगा। भाई मैंने जितने में आपको बेचा और एक लोएस्ट प्राइस, मैंने आपसे कितना ज़्यादा ले लिया, सेल प्राइस माइनस लोएस्ट प्राइस, मैं आपको उसको रीइम्बर्स कर दूंगा। लेकिन कितना होगा इसका इंक्रीज? 5% का होगा, ये इसके एस्टिमेट कहते हैं। तो यानी हम क्या करेंगे, 5% रीइम्बर्स करेंगे। हम 5% रीइम्बर्स करेंगे। किसका 5%? ये रहा 1000 का 5%। समझ में आ गई आपको बात अच्छे से? यानी हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन इसमें कितना हुआ, 1000 माइनस 5%, कितना हुआ, 950। इस 950 के लिए हम आज हाईली प्रोबेबल है कि इसको हमें सिग्निफिकेंट रिवर्सल इसका फ्यूचर में नहीं होगा। यानी ये अमाउंट जो है हमारा एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन हम ट्रांजैक्शन प्राइस में हमारे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपन आंसर पढ़ लेते हैं एक बार।
Current case relates to inclusion of variable consideration and consideration payable to customer. Where there is a consideration is payable to customer and there is no distinct goods or services received from customer, then we have to adjust the transaction price. Also, manufacturer is highly probable that significant reversal of cumulative revenue will not occur in future. ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या हो गई हमारी 1000, जिस पे हमने उसको सेल करा आज, -5% जितना हमें उसको रीइंबर्स करना पड़ सकता है एज पर आवर प्रिडिक्टिव वैल्यू या फिर बोलना एक्सपीरियंस। समझ में आ गई बात? इतना अपना कितना हाईली प्रोबेबल है? 950 का हाईली प्रोबेबल है। ₹50 विल बी expected liability for the reimbursement until the uncertainty is realized. Manufacturer will update its estimate on every reporting date. यानी ये जो हमको पैसा कितना मिला आज असलियत में, हमें पैसा तो हमारे पास 1000 का है, हमको कस्टमर से कितना पैसा मिला 1000 का, उसमें से हम हाईली प्रोबेबल कितने हैं 950, ये हमारा क्या है रेवेन्यू है। बचा हुआ 50 कहाँ जाएगा? डिपॉजिट लायबिलिटी में जाएगा, डिपॉजिट लायबिलिटी में जाएगा। और ये हमारा कब तक रहेगा डिपॉजिट लायबिलिटी में? जब तक हमारी अनसर्टेनिटी रिजॉल्व नहीं हो जाती। अनसर्टेनिटी इक्वली आज रिजॉल्व है, जैसे आज का एस्टीमेट हमारा क्या कहता है कि हमारा 950 का कंसिडरेशन है और ये रिवर्स नहीं होगा। कल को मान लो एंटिटी को लगा कि यार नहीं हमने गलत एस्टीमेट लगा लिया था, रिम्बर्स करना पड़ सकता है, तो क्या करेंगे? ये जो 50 की डिपॉजिट लायबिलिटी है यानी ये और कम हो जाएगा। फिर ये और कम, मान लो कि उनको लगा कि हम सिर्फ 900 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम, तो ये 50 रुपीज़ और इसमें चला जाएगा, यानी यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर जब फाइनल डेट आएगी विद इन 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स जब खत्म हो जाएंगे तो वो देखेंगे कि भाई क्या रहा हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ, कुछ नहीं हुआ, रीइंबर्स करना है या नहीं करना है। अगर करना हुआ तो इसमें से रीइंबर्स कर देंगे, अगर नहीं करना हुआ तो उसको रिवर्स करके वापस रेवेन्यू में ले आएंगे। सिंपल सी बात। यानी अगर रीइंबर्स करना हुआ तो क्या कर देंगे? डिपॉजिट लायबिलिटी खत्म कर देंगे डेबिट करके टू बैंक रीइंबर्स्ड, और नहीं तो डिपॉजिट लायबिलिटी डेबिट करके टू रेवेन्यू। समझ में आ गई आपको बात? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अपन को कुछ नहीं करना है इसमें, इतना बताना है कि अपने को ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी लेनी है, अपन ने रिड्यूस कर दी, ट्रांजेक्शन एडजस्ट कर दी, ट्रांजेक्शन प्राइस क्यों? क्योंकि इसमें पहली बात कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर जो है वो अदर देन डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज है। दूसरा वेरिएबल कंसिडरेशन हमें आज क्या लगता है हाईली प्रोबेबल क्या है कि हमें 5% रीइंबर्स करना है, बस अपन ने हाईली प्रोबेबल के हिसाब से 950 आज रिकॉग्नाइज कर लिया और बचा हुआ जो 50 वो अपन ने डिपॉजिट लायबिलिटी में डाल दिया। क्योंकि आज तो अपने को एक्चुअल में 1000 ही मिला ना, ये तो 6 मंथ्स के बाद डिसाइड होगा कि क्या कोई प्राइस रिड्यूस हुई या नहीं हुई, उस हिसाब से अपन रीइंबर्स करेंगे। तो हाथ में तो आज 1000 ही आया, उसमें से 950 अपने को रिकॉग्नाइज करना है वेरिएबल कंसिडरेशन, बचा हुआ 50 का क्या करें? डिपॉजिट लायबिलिटी। ये हमारी अभी एज अ लायबिलिटी, हमें पता नहीं हमें इसका क्या करना है, पैसा तो आ गया हमारे पास आज, एज अ प्रीपेड इनकम आप इसको मान सकते हो, है नहीं प्रीपेड इनकम, लाइक सिमिलर टू प्रीपेड इनकम मान सकते हो। कल को मान लो कि और हमको लगा कि नहीं यार और रीइंबर्स करना पड़ सकता है, 900 ही आएगा हमारा रेवेन्यू, हम क्या करेंगे? और 50 डिपॉजिट लायबिलिटी में डाल देंगे। फिर हमें जब 6 मंथ्स खत्म हो जाएंगे तो हमें पता चला कि यार ये तो कोई भी नहीं आया, रीइंबर्स हमें करना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो प्राइस रिड्यूस प्राइस जो आनी थी वो आई नहीं। तो हम क्या कर देंगे? जो हमारा 50 का जो डिपॉजिट लायबिलिटी में पड़ा हुआ है अमाउंट, उसको हम फिर से रिकॉग्नाइज कर लेंगे हमारे रेवेन्यू में। यानी डिपॉजिट लायबिलिटी डेबिट होती खत्म होने के लिए टू रेवेन्यू। अगर हमें रीइंबर्स करना पड़ जाए तो डिपॉजिट लायबिलिटी डेबिट टू बैंक, कस्टमर को वापस दे देंगे, रीइंबर्स कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं डालूंगा, प्रैक्टिकल वाले सबके हैंड रिटन सॉल्यूशन टेलीग्राम से आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।